नमस्कार दोस्तों, मैं एच वी शास्त्री एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद कानून टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले सुब्रमण्यम बनाम मैसर्स कृष्णा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड सिविल अपील नंबर 2561 सन 2025 की, जिसमें किराएदारी और मकान मालिक किराएदार अधिकारों पर मुकदमे का निपटारा हुआ। इस केस में मकान मालिक ने किराएदार पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर किराया नहीं दिया और अवैध रूप से संपत्ति पर कब्जा बना रखा है। हम सरल भाषा में जानेंगे कि आखिर विवाद क्या था, कोर्ट ने क्या देखा, क्या समझा और आखिर में क्या निर्णय दिया। साथ ही मामले से जुड़े कानूनी नियम जैसे किराएदारी कानून, उपकिराए की शर्तें और उन नियमों की व्याख्या भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि विवाद की पृष्ठभूमि क्या थी। यह मामला तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जुड़ा हुआ है। रिट कंट्रोल अदालत में यह मुकदमा चल रहा था, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। संक्षेप में घटनाक्रम कुछ यूं है। मकान मालिक प्रतिवादी मैसर्स कृष्णा मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे कोयम्बटूर में एक जिस जो कोयम्बटूर में एक बड़ा गोदाम है। किराएदार यानी अपीलकर्ता के सुब्रमण्यम, जो बाद में दिवंगत हो गए, के 3 उत्तराधिकारी रॉयल एजेंसीज के प्रोप्राइटर। अक्टूबर 1999 में मकान मालिक ने 5000 स्क्वायर फीट गोदाम रॉयल एजेंसीज को 15 वर्षों के लिए 15,000 रुपये प्रति महीने किराए पर दिया। इसके बाद 2000 और 2001 में 2 पार्ट में 5,000 स्क्वायर फीट के गोदाम और 500 स्क्वायर फीट की शेड भी इस किराएनामे में जोड़ी गई, जिनका कुल मासिक किराया 48,000 रुपये बैठता था। हालांकि किराएदार का कहना था कि सब मिलाकर के किराया केवल 33,000 रुपये ही बैठा था। मकान मालिक ने 2004 में रेंट कंट्रोल कोर्ट में मूल किराया बढ़ाने की याचिका लगाई। उसने कहा कि असल में किराया कुल 48,000 रुपये था, न कि 33,000 रुपये, जैसा कि किराएदार का कथन है, और इसीलिए न्यायालय से वैध किराया यानी फेयर रेंट तय करने के लिए गुजारिश की गई। कोर्ट ने 10 जनवरी 2007 को वैध किराया महीने का 2,43,600 रुपये तय किया। यह 48,000 रुपये से के हिसाब से आगे की बढ़ोतरी के बाद की रकम थी। मुकदमे का सिलसिला यूं ही चलता रहा। फेयर रेंट तय होने के बाद मकान मालिक ने 2007 में किराएदारी की बेदखली की याचिका दायर की। RCOP नंबर 134 सन 2007, यह कहते हुए कि किराएदार जानबूझकर किराए का भुगतान नहीं कर रहा है और बकाया किराया बढ़ता ही जा रहा है। मकान मालिक ने कहा कि कुल 68,87,400 रुपया किराया बाकी है, जो कि 2,43,600 रुपये प्रति माह के किराए के हिसाब से था। इस पर किराएदार ने तर्क दिया कि उसने कोर्ट में तय किया हुआ फेयर रेंट चुकाया है, फिर भी मकान मालिक कुछ और ज़्यादा मांग रहा है। किराएदार ने वैध किराए के फैसले को रेंट कंट्रोल अपील अथॉरिटी में चुनौती दी, लेकिन अपीलकर्ता ने उसे खारिज कर दिया। 2008 को लीज की वैध किराया राशि की पुष्टि कर दी गई। फिर किराएदार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाई। कोर्ट ने 23 मार्च 2012 को यह आदेश दिया कि किराएदार को बकाया राशि मासिक किस्तों में चुकानी होगी। हर महीने 15 लाख रुपए की किस्त 15 तारीख को जमा करनी है। साथ में नियमित किराया 2,37,500 रुपये, जो हाई कोर्ट ने घटाया था, भरते रहना होगा। यही आदेश देरी में था
कि किराएदार को बकाया चुकाना ही होगा, लेकिन ये उनकी मुकदमेबाजी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। किराया चुकाने की कार्रवाई। आदेश के बाद किराएदार ने मई-जून 2012 में किश्तों में विभिन्न भुगतान किए, लेकिन जनवरी 2013 में उसने एक मुश्त 2,22,000 कटौती के बाद का चेक भेजकर दावा किया कि सभी किराया चुका दिया गया है। मकान मालिक ने इसे स्वीकार किया, लेकिन नोट किया कि बिना प्रिविलेज के, यानी अधिकार सुरक्षित रखते हुए फिस्कल साल के अंत में मकान मालिक ने किराए पर सेवा कर का और ब्याज का बिल भी भेजा, जिसे किराएदार ने अस्वीकार कर दिया। इस संबंध में अधिनियम और नोटिस क्या कहते हैं। इस बीच किराएदार की मौत हो गई और 2017 में मकान मालिक ने ताज़ा आवेदन किया। RCOP 134 2007 में संशोधन करते हुए और किराएदार के वारिस को शामिल किया गया। मकान मालिक ने दलील दी कि तमिलनाडु बिल्डिंग्स लीज एंड रेंट कंट्रोल एक्ट 1960 की धारा 10(2) रोमन आई 1 के तहत उनकी औचित्यपूर्ण मांग है कि कानूनी नोटिस दिए जाने के बावजूद किराएदार ने किराया नहीं दिया। वारिसों ने कहा कि सभी बकाया चुका दिए गए हैं। रेंट कंट्रोल कोर्ट का फैसला। इस संबंध में क्या आया। रेंट कंट्रोल कोर्ट कोयम्बटूर ने 6 फरवरी 2019 को किराएदारी याचिका खारिज कर दी। उसका कहना था कि मकान मालिक ने यह साबित नहीं किया कि असल मासिक किराया 48,000 था और यह कि किराएदार जानबूझकर डिफ़ॉल्ट हुआ था। क्योंकि उसने फेयर रेंट के हिसाब से भुगतान किया था, इसलिए कोर्ट ने ढील दी और एविक्शन की याचिका मकान मालिक की खारिज कर दी गई। अपीलीय अदालत में मामला गया। मकान मालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ और याची जो था वो ट्रायल कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने असिस्टेंट सेशन कोर्ट प्रिंसिपल सब ऑर्डिनेट जज में अपील की। RCA 32 सन 2019 दायर की। 25 फरवरी 2020 को अपीलीय न्यायाधीश ने रेंट कंट्रोल का निर्णय पलट दिया। उसने कहा कि फेयर रेंट तय हो गया है और SLP भी खारिज हो गई है, लेकिन किराएदार ने बकाया किराया भरने में लापरवाही की और किश्तों में भुगतान किया। कोर्ट ने माना कि बकाया चुकाने में यह देरी और किश्तों में भरना जानबूझकर किया गया डिफ़ॉल्ट है, इसलिए किराएदार की एविक्शन का आदेश दिया जा सकता है। इसके बाद मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में उपरोक्त आदेश के खिलाफ सिविल रिवीजन याचिका CRP नंबर 2053 सन 2020 दायर की गई। मद्रास हाई कोर्ट ने 22 जून 2021 को यह रिवीजन खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने यह कहा कि किराएदार को जो रुपये 25 लाख जमा करने हैं और 75,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करने का अंतरिम आदेश दिया गया था, वह सिर्फ अर्जी स्वीकार करने की शर्त थी, मंजूर की नहीं। इस बीच कोई स्टे भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। बकाया किराया धीरे धीरे भरा गया, पर यह विलंब से हुआ, इसलिए कोर्ट ने फैसला दिया कि किराएदार ने जानबूझकर डिफ़ॉल्ट किया है और एविक्शन उसका सही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और जिसमें मुख्य सवाल कुछ इस प्रकार से थे। किराएदार के पक्ष में अब यही तर्क था कि सिंस किराया जमा किया गया और मजिस्ट्रेट ने कोई स्थायी निष्कर्ष नहीं दिया तो एविक्शन अनुचित है। साथ ही कहा कि जिस नोटिस की चर्चा हो रही है वह 2 महीने पहले की नोटिस थी, जैसे रेंट एक्ट की व्याख्या में वर्णित है, और मकान मालिक ने ऐसा नोटिस नहीं दिया तो एविक्शन अयोग्य है। मकान मालिक ने कहा कि भले ही नोटिस न हुआ हो, लेकिन फेयर रेंट तय हो गया था और किराएदार ने रुपए समय पर नहीं दिए। मुख्य कानूनी प्रश्न यह था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या 2 महीने का नोटिस सेक्शन 10(2)
रोमन 1 का एक्सप्लेनेशन जरूरी है। एविक्शन के लिए और किराएदार का लेट भुगतान जानबूझकर के डिफ़ॉल्ट माना जाएगा या असल में माहौल के कारण था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सतर्कता से दस्तावेज और कानून की व्याख्या की। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने 11 नवंबर 2025 को फैसला सुनाया, जिसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं। फेयर रेट अंतिम था। कोर्ट ने माना कि जनवरी 2013 में जिसकी किश्तें ₹2,13,750 का चेक किराएदार ने भेजा, वह ₹15 लाख का भुगतान का और नियमित किराया था। उसका मकसद सभी बकाया साफ करना था। मकान मालिक ने बकाया किराया स्वीकार कर किया पर अधिकार सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसएलपी खारिज होने के बाद 23/3/2012 का आदेश फेयर रेंट का वो आदेश अंतिम हो गया, इसीलिए तय किराया मासिक आधार पर देना था। अपील लंबित रहने का बहाना प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला नहीं बन सकता। बिना स्टे के केस लंबित हो तो किराया तो देना चाहिए था। इच्छापूर्वक डिफ़ॉल्ट की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है। कोर्ट ने कहा कि सुंदरम पिल्लई बनाम तमिलनाडु 1984 के केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उद्धृत किया गया है, जिसमें विस्तार से समझाया गया है कि किराएदार का डिफ़ॉल्ट विलफुल कब माना जाएगा। व्याख्या एक्सप्लेनेशन के मुताबिक यदि मकान मालिक ने किराएदार को 2 महीने पहले किराया न देने का नोटिस दिया और फिर किराया नहीं भरा गया, तो वह डिफ़ॉल्ट स्वतः जानबूझकर माना जाएगा, यानी बिना बहाना लगाए डिफ़ॉल्ट मतलब खुद। इसी निर्णय सुंदरम पिल्लई ने कहा कि इसके विपरीत यदि नोटिस नहीं हुआ है तो कोर्ट को हर केस में देखना होगा कि क्या किराएदार के डिफ़ॉल्ट में जानबूझकर के की भावनाएं थी या नहीं। नोटिस न होने पर विवेचना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां नोटिस नहीं दिया गया है, वहां रेंट कंट्रोल कोर्ट या न्यायालय यह देख सकता है कि डिफ़ॉल्ट जानबूझकर था या आकस्मिक था। यदि वह पाया जाए कि वह कोई ठोस कारण नहीं था, तो वह एविक्शन भी कर सकता है। अन्यथा किराएदार को 15 दिनों में भुगतान का मौका दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए कानून कहता है कि यदि कंट्रोलर को लगे कि परिस्थितियां ठीक नहीं थी, तो 15 दिन का समय और दे सकता है, और अगर किराया चुकता हो जाए तो एविक्शन स्वतः निरस्त हो जाता है। नोटिस के बाद डिफ़ॉल्ट को वैध मानना। यदि मकान मालिक 2 महीने का नोटिस देता है, जो एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत है, और किराएदार तब भी किराया नहीं देता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफ़ॉल्ट को जानबूझकर माना जाएगा जब तक किराएदार बताए कि कोई बलात् बाधा थी। कोर्ट ने बताया कि नोटिस मिलने और पैसे न देने के मामले में कंट्रोलर के पास विवेक नहीं रहेगा। डिफ़ॉल्ट जांचने का ऐसा डिफ़ॉल्ट स्वमेव जानबूझकर गिना जाएगा जब तक किराएदार पर्याप्त कारण पेश नहीं करता है। वास्तविक निर्णय। इन तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यहाँ सुब्रमण्यम केस में किराएदार उसके वारिस के दावे में कोई ठोस बचाव नहीं था। उन्होंने फेयर रेंट की राशि को चुनौती दी, लेकिन उन्हें कोई स्टे नहीं मिला और बाद में तय रकम समय पर नहीं दी। कोर्ट ने मकान मालिक की दलील से सहमति जताई कि इन परिस्थितियों में किराएदार के पास कोई रक्षात्मक छत्र यानी कि प्रोटेक्टिव एम्ब्रेला नहीं था और उसे किराया चुकाना ही चुकाना था। अतः कोर्ट ने कहा कि अपीलेट जज और हाई कोर्ट ने सही आदेश पारित किए थे। किराएदार का एविक्शन का आदेश दिया जा सकता है क्योंकि जानबूझकर उसके द्वारा डिफ़ॉल्ट किया गया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने किराएदार की अपील खारिज कर दिया और एविक्शन के आदेश को बरकरार रखा। किराएदार यानी अपीलकर्ता को राहत नहीं मिली। हालांकि कोर्ट ने मानवता का सबब रखते हुए 6 महीने का समय दिया है प्रश्नगत बिल्डिंग को खाली करने का। कानून, सिद्धांत और नियम इस संबंध में क्या कहते हैं? इस फैसले के पीछे कई जिम्मे किराएदारी कानून हैं
जो जिनका समझना जरूरी है। हम यहाँ मुख्य बिंदुओं का सरल परिचय आपको सामने प्रस्तुत करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इस एक्ट की धारा 108 बताती है कि किराएदार लेसी को संपत्ति पर कब्जा और उपयोग का अधिकार है। इसमें कहा गया है कि अगर किराएदार किराया समय पर भरे और अनुबंध की शर्तें माने तो वह संपत्ति पर रह सकता है। साथ ही धारा 108 जे में लिखा है कि किराएदार अपनी हिस्सेदारी को सब लीज या उपकिराए पर या असाइन कर सकता है, पर उस मूल लीज के सभी दायित्व बने रहते हैं। सरल भाषा में, किराएदार को जरूरत पड़ी तो वह खुद रहकर या किसी और को किराए पर देकर चला सकता है, लेकिन वह किराया देना और अन्य शर्तें निभाना जारी रखना पड़ेगा। रेंट कंट्रोल कानून इस संबंध में क्या कहता है? भारत में अलग अलग राज्यों में किराएदारी को नियंत्रित करने वाले कानून हैं, जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958, तमिलनाडु बिल्डिंग्स एक्ट 1960 आदि। ये कानून किराएदार और मकान मालिक दोनों को ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 14 विदिन ब्रैकेट 1 में ये लिखा है कि मकान मालिक खाली करने की याचिका तभी दाखिल कर सकता है जब किराएदार ने तय किराया नोटिस के 2 महीने के अंदर नहीं भरा हो। इसी एक्ट की धारा 14 विदिन ब्रैकेट 1 विदिन ब्रैकेट स्मॉल बी कहती है कि यदि किराएदार बिना मकान मालिक की अनुमति के पूरे घर या कोई हिस्सा सब लीज कर देता है तो एविक्शन उसका हो सकता है। धारा 16 विदिन ब्रैकेट 3 में कहा गया है कि बिना लिखित मंजूरी के किराएदार संपत्ति का कोई भी हिस्से को उपलीज पर नहीं दे सकता है। उपकिराएदार यानी सबलेट का नियम, जैसा कि ऊपर हमने अभी बताया कि किराएदार आमतौर पर मकान मालिक की सहमति के बिना संपत्ति का कोई हिस्सा और किसी को सबलेट नहीं कर सकता। हालांकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक वह तकनीकी रूप से दे सकता है, पर रेंट एक्ट में इस पर रोक लगाई जा सकती है। इसका मतलब है कि किराएदार अगर घर का कोई कमरा दूसरों को देता है तो पहले मकान मालिक से उसकी लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। किराया चुकाना और प्रारंभिक नोटिस, किराएदारी की कई व्यवस्थाओं में कहा गया है कि मकान मालिक किराया मांगने के लिए नोटिस दे सकता है। प्रश्नगत मामले में तमिलनाडु एक्ट की धारा 10 विदिन ब्रैकेट 2 विदिन ब्रैकेट रोमन फर्स्ट की व्याख्या के तहत 2 महीने का नोटिस जरूरी था। कई कानूनों में भी किराएदार को एरियर्स का नोटिस देने के बाद ही एविक्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे दिल्ली रेंट एक्ट की एक उपधारा कहती है कि नोटिस पाने के बाद 2 महीने में किराया न देने पर मालिक एविक्शन की मांग न्यायालय में कर सकता है। इन नियमों का मकसद है कि किराएदार को समय पर किराया भरने की जानकारी मिले और मकान मालिक को भी यह हक मिले कि लेट होने पर वह उचित कदम उठा सके। फैसले से सीख और सावधानियां क्या मिलती हैं? यह फैसला आम किराएदारों और मकान मालिकों के लिए एक सबक देने वाला है। समय पर किराया देना चाहिए। अगर किराया ड्यू है तो अदालत तक जाने से पहले ही समय पर जमा करना किराया महत्वपूर्ण होता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किराया जमा करने के बाद भी अगर बहुत देरी हो गई हो तो वह जानबूझकर गैर भुगतान माना जा सकता है। कोई भी अपील या चुनौती चल रही हो, उसके बावजूद नोटिस मिलने के बाद पैसे तुरंत देना चाहिए, अन्यथा एविक्शन की वायलेशन मुद्दा बनेगा। नोटिस की अहमियत, ध्यान रहे कि किराया न देने पर नोटिस की औपचारिकता से बचना नहीं चाहिए। कानून कहता है कि एविक्शन के लिए 2 महीने का नोटिस जरूरी होता है। मकान मालिक को यह नोटिस देना चाहिए और किराएदार को जानना चाहिए कि नोटिस मिलने पर किराया न देने का नतीजा क्या हो सकता है। उपकिराया या सबलेट करना, अगर आप किराएदार हैं
और सोचना चाहते हैं कि घर का हिस्सा किसी और को किराए पर दे दें या सबलेट कर दें, तो पहले मकान मालिक से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति के सबलीज करने पर एविक्शन का ग्राउंड बन सकता है। मकान मालिक को भी ध्यान रखना चाहिए कि किराएदार की सहमति के बिना उपलीज हो रही है तो समय रहते कार्रवाई करें। कानूनी रास्ता क्या है? अगर किराएदार को लगता है कि किराया गलत तय हुआ है या नोटिस उचित नहीं था, तो कोर्ट में उसको चुनौती दी जा सकती है, लेकिन साथ में डिफ़ॉल्ट भुगतान भी करना चाहिए। मैसर्स कृष्णा मिल्स के केस में किराएदार ने फेयर रेंट की अपील की, लेकिन स्टे नहीं मिला और भुगतान बंद कर दिया, जिससे कोर्ट ने न झुकी। बेहतर होता कि बकाया राशि बिना पक्षपात के जमा करते हुए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते। चौतरफा समझौता बिना प्रीजुडिस, मकान मालिक की तरफ से जो बिना अधिकार खोए हुए जमा किया गया पैसा है, वो अदालत में पेच साबित हो सकता है। मकान मालिक ने इस केस में नोट किया कि किराया जमा करने के बावजूद अधिकार सुरक्षित रखें। यदि आप किराएदार हो तो कोशिश करें कि भुगतान के साथ ऐसा शब्द न कहें, और मकान मालिक को हो तो सुनिश्चित करें कि अदालत में यह साफ हो कि बकाया बाकायदा तक नहीं हुआ है। सुब्रमण्यम बनाम मैसर्स कृष्णा मिल्स के फैसले से स्पष्ट हुआ कि कानून किराएदार और मकान मालिक दोनों की जिम्मेदारियां देता है, लेकिन तय नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद जो किराएदार अपने बकाए पर देरी करता है, उसे खुली राहत की छतरी नहीं मिल सकती। इसीलिए किराएदार को चाहिए कि वह किराया समय पर देता रहे और नियमों का पालन करे। मकान मालिक को चाहिए कि वो कानून के दायरे में रह करके नोटिस प्रक्रिया पूरी करें। इस फैसले का हमारे रोज़मर्रा के जीवन में मतलब यह है कि यदि आप किराए पर मकान या दुकान ले रहे हैं तो किराएदारी की शर्तें साफ समझ लें। कब कब किराया देना है, नोटिस मिलने पर क्या करना है और उप किराएदार या सबलेट करने की क्या शर्तें हैं, और मकान मालिकों के लिए यह सीख है कि वह अवैध तरीके से नोटिस भेजें और वैध तरीके से नोटिस भेजें और विवाद में कानूनी नियमों का धैर्य के साथ पालन करें। दोस्तों, इस केस में दिए गए फैसले से आपको पता चलता है कि घर या दुकान का किराया समय पर न भरने पर कोर्ट कितना सख्त हो सकती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। किराया नियमित जमा करें, कानून के नोटिस की पालना करें और अधिकार सुरक्षित रखने के साथ समझौते पर भी ध्यान दें। इन्हें ध्यान में रखते हुए आप अपने घर, मकान के मामले में सुरक्षित रह सकते हैं। यह था दोस्तों आज का वीडियो। हमें उम्मीद है आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल कानून टीवी को भी सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं किसी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी अन्य जजमेंट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।